गुड इवनिंग। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इस बार CSIR नेट का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे कई सारे स्टूडेंट ने अच्छी रैंक सिक्योर की है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि वन बाय वन हम लोग इन सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ आज हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं ऋतिकेश रॉय, और उनसे हम लोग जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनसे और भी कुछ बातें करेंगे। तो आइए ऋतिकेश। जी सर। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो और क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में। तो पहले कहाँ से और किस जगह से आपने कौन से कॉलेज से अपना MSc कंप्लीट किया। मेरा नाम ऋतिकेश कुमार रॉय है। मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मेरा ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों DAV कॉलेज कानपुर से ही हुआ। और आप लोग देख ही रहे हैं रिजल्ट सर के यहाँ पर मुझे लगा हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप बिहार से किस तरह से हमारे कानपुर DAV कॉलेज में आप कैसे पहुंचे, ये मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता था। जब आपको मैं क्लास में मतलब क्लास ले रहा था तो मुलाकात तो आपसे होती थी, लेकिन कभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि आप कानपुर आपका आना कैसे हुआ, कैसे आपने ये यूपी का शहर सेलेक्ट किया। ये सर बात कुछ ऐसी थी कि जब बिहार में 12th के बाद जब एडमिशन चल रहा था तो जी। उस टाइम पे मैं कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से एडमिशन नहीं ले पाया। उसके बाद पापा ने पूछा कि कुछ करोगे आगे। तो फिर हमने सोचा, फिर अपने दोस्तों को कॉल किया। मेरा एक दोस्त यहीं सीतापुर का था, उससे बात हुई तो उसने कहा कि ऐसा है तुम कानपुर आ जाओ, यहाँ पे एडमिशन अभी चल रहे। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा कि हमको वहाँ जाना है जहाँ मुझे रेगुलर क्लासेस करनी पड़े और अच्छे टीचर्स हो। तो उसने हमको सजेस्ट किया DAV कॉलेज कानपुर। मैंने वहाँ एडमिशन लिया और उसके बाद फिर अपनी इसका जर्नी, मतलब ये अपनी ये कानपुर की जर्नी स्टार्ट कर। ये रैंडम सिलेक्शन था, रैंडम अचानक सिलेक्शन था। अचानक यस सर। दोस्त से बात हुई और कानपुर आ गए, यस। DAV कॉलेज में स्टडी करना शुरू यस। कर दिया। तो फिर यहाँ मेरे बारे में कैसे पता चला, यहाँ कैसे आना हुआ क्या। पहले तो हम लोग का टारगेट था, जैसे टीचरों टीचरों से सुना कि CSIR नेट भी कुछ होता है, तो हमने सोचा चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है। फिर पहले ये हुआ कि 55% आपके मार्क्स होंगे तब आप एलिजिबल होंगे। तो मेरे और मेरे कुछ दोस्तों का मानना था कि पहले 55% अचीव कर लिया जाए। लेकिन जब तक हमें 55% क्या, वो तो 70 तक अचीव हो गए। लेकिन जब अचीव कर रहे तब कुछ सीनियर्स हमारे थे जो आपके यहाँ पढ़ रहे थे पहले से, उनका सिलेक्शन हुआ तो वो लोग आए। फिर हम लोगों ने उनसे डिस्कस करा, तो फिर उन्होंने बताया कि एक कोचिंग है यहीं गुरुदेव पर, तो आपके कोचिंग के बारे में बताया। फिर और भी कोचिंग्स थी तो हम लोगों ने हर जगह डेमो लिया। जब आपके यहाँ हम लोगों ने डेमो लिया, हम और मेरे कुछ दोस्त हैं, तो इत्तेफाक ये था कि उस कोचिंग्स में भी जो अदर कोचिंग्स थी वहाँ भी सेम टॉपिक चल रहा था और सर के यहाँ भी सेम टॉपिक चल रहा था। बेसिकली बात ये हुई कि जब वहाँ पर हम लोगों ने सेम टॉपिक का डेमो लिया और जब सर के यहाँ लिया तो सर का हम लोग को बेस्ट लगा। और जब एक बार डेमो लिया बैठे, फिर बैठ ही गए, तब से यहीं रह मुझे गए। तो आप ही याद है बता। कि शायद 2 से 3 लोग तुम आए हुए थे, 3 और लोग आए हुए। एक दिन दोपहर में मुलाकात हुई थी, हाँ, और दोपहर में अगले हुए दिन थे। आपने कहा सर डेमो करना है। हमने कहा मॉर्निंग में आ जाइएगा, हाँ। अलग से डेमो नहीं चलता है, उसी क्लास में डेमो कर लो। यस सर। तो आपकी मुझे, बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी उस टाइम। हाँ शायद पढ़ा रहे थे, तो मुझे याद है। क्यों, अब आप कहेंगे तुम्हें क्यों याद है, क्योंकि मैंने इतना वजनदार स्टूडेंट अपनी लाइफ में पहले देखा नहीं था, और तुम, मुझे लगता है तुम्हारा वजन 100 kg से ऊपर था उस समय। यस सर, 107 kg वजन। 7 kg था। तो जब तुम आए पहली बार तो मैंने तुम्हें देखा, और मुझे मतलब ये थोड़ा ऑड लगा कि तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे वो जो दिन है वो आज भी याद है, क्योंकि तुम बड़े यूनिक थे। और अपनी लाइफ में मैंने 13 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, जैसा मैंने पहले कहा कि इतना वजनदार स्टूडेंट मैंने नहीं देखा था, तो वो मुझे याद है। तो पहले तो हम लोग इस बारे में जानेंगे कि CSIR की स्टडी के बारे में, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे। क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम है, या एक रूटीन से थोड़ा स्टडी किया जाए और थोड़ा फोकस रखा जाए तो ये क्वालिफाई किया जा सकता नहीं, है। क्वालिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि क्वालिफाई मैं भी कई बार कर चुका हूँ, आप तो देखे होंगे। 3 बार नेट किया, हर बार पॉइंट से JRF रह जाता था। इस बार मेरा JRF हो गया। ये समझिए मेरा चौथा अटैम्प्ट था। इनफैक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने नेट क्लियर किया। हाँ, वो नेट तुम्हारा था, और उसमें भी मुझे याद है
तुमने क्वेश्चन से एक गलती की क्वेश्चन थी गलत और किया। उसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। Yes, sir. और मैंने तुमसे जब आए थे तो मैंने कहा था ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुम्हें हो सकता है जीआरएफ होने से रोक दे। Yes, sir. तो लेकिन बड़ी अच्छी बात ये है, मैं तुम्हारे बारे में एक पॉजिटिव चीज बोलना चाहूंगा कि तुमने असफलताएं देखी, कुछ सफलताएं भी देखी, लेकिन तुमने जिस तरह का एक बहुत सारे स्टूडेंट में मुझे देखने को मिलता है वो काफी मेंटली वीक हो जाते हैं, कई बार ऐसा वो होता लोग है, क्या करता है ना, अपना होप छोड़ देते हैं, होप जबकि छोड़ देते वो हैं। नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा देखा कि तुम्हारे चेहरे पर एक प्रसन्नता और ये कि हाँ आगे कर लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा सा तुम्हारे कई सारे स्टूडेंट्स में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। CSIR का एग्जाम पहले जब फर्स्ट मैंने देखा, क्वेश्चंस देखा, मुझे लगा कि उतना वो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जब पढ़ाना शुरू किया, जब हमने पढ़ना शुरू किया आपके यहाँ, तब मुझे पता चला कि साइंस को बेसिकली अपने रूटीन लाइफ में कैसे लाना है। हर एक चीज़ में साइंस ढूंढना है इस टाइप से। मतलब कोई भी चीज़ आप समझाते थे तो उसको हर एक टॉपिक को एक दूसरे से लिंकअप करते चले जाते थे। हाँ, कि जनरल लाइफ में साइंस है क्या, मेरा तो हाँ। यही मानना है कि आप हम लोग जिस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, साइंस में हमारी सेल्स का बिहेवियर भी वही है, Same. वही चल रहा है। तो उस हिसाब से तो फिर क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं होते। हम लोग जैसे सोचते हैं क्वेश्चन टफ होता है, या फिर कहते हैं सेक्शन सी टफ होता है। सेक्शन सी टफ नहीं होता। सेक्शन सी के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो उसमें 70% इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे देता है। जो स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग CSIR के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, वो अपने जो उनका टेस्ट पेपर है उसकी जो रिस्पॉन्स सीट है, जरा सभी लोग उसे चेक करिएगा। आप सभी लोगों के सेक्शन सी में जो स्कोरिंग है वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू सेक्शन बी। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी में आप ज़्यादा स्कोर करेंगे, सी में ज़्यादा सी में स्कोर ज़्यादा। करेंगे, बी में आपका स्कोर कम होगा। तो ये जो आपकी एक सोच है कि सेक्शन सी में बहुत कॉम्प्लेक्स या टफ क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सॉल्व करना मुश्किल है, वैसा नहीं है। सेक्शन सी में आप स्कोर इजीली कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपका जो स्कोर है वो कम रहता है। कम इस वजह से रहता है क्योंकि जब वो टॉपिक्स में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और एरिया ज़्यादा कवर होता है और क्वेश्चंस थोड़ा सा फैक्चुअल बेसिस पर आते हैं कई बार, और थोड़ा सा बहुत क्लोजली रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सेक्शन सही में क्वेश्चन बड़ा होता है और उसमें मोर और लेस रिलेशन स्टेब्लिश करना आसान होता है। तो इस वजह से आप लोग सेक्शन सी को, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि बहुत टफ है उसके लिए बहुत चिंता करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, फिर क्वेश्चन सेक्शन बी या सी किसी से भी आएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे आप लोग कोई भी ऑप्शंस अगर देखेंगे, चाहे वो सेक्शन सी का हो या फिर बी में भी, वो ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कभी कभी लगता है कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री का देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सेल बायो के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सारे यूनिट्स को आप लोग को क्या करना है, एक दूसरे से लिंकअप करके ही स्टडी करना। कितना, जब तुमने जो रूम स्टडी किया कोचिंग के बाद, तो उसमें ऑन एन एवरेज कितना समय आप देते रहे हैं अपने रिवीजन में और उसमें, और क्या कंटिन्यूटी रही है? वैसे तो मुझे पता है हमारे स्टूडेंट्स कौन कितना पढ़ते हैं और इसके बारे में मैं तुम लोगों से थोड़ा हार्डली कहता भी रहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम खुद से बताओ कि कितना रूम स्टडी किया और क्या रूटीन फॉलो किया इसके बारे में। बहुत ज़्यादा ऐसा मत बताइएगा जिससे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे रिलैक्स हो जाएं और फिर वो तुम्हारे रूटीन को फॉलो करें। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इनको सुने लेकिन इनके रूटीन को फॉलो ना करें, तो इस बारे में बताइए। मेरी रूटीन थोड़ी अजीब है सर, क्योंकि मेरा क्या है ना कि वो कोई टाइम फिक्स नहीं है। मेरा जब मन करता है पढ़ने का, मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। नहीं मन करता है तो 2-2 3-3 दिन तक नहीं पढ़ता। हाँ, और लेकिन यह है कि जब पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ प्रॉपर। ठीक भी है, कोई इतने, अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत फिट है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। इतने वजनदार स्टूडेंट ये रहे हैं कि इनसे कौन बोलेगा कि तुम रिवीजन करो और तुम पढ़ो। तो ठीक है, आप इनको सभी लोग सुने लेकिन अपने रूटीन को ही फॉलो करें। एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है जो मैं तुमसे करना चाहूंगा। पहले रिवीजन का प्रोसेस बता दूं सर, उसके बाद? हाँ ठीक है, बता ठीक है, दीजिए। चलिए। आप लोगों को करना क्या है कि जैसे रिवीजन करते हैं तो आप लोग, सर भी हमेशा बताते रहते थे, तो सर की एक बात हमने नोट करी थी। सर बोलते थे कि जब रिवीजन करते जाओगे तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तो तुमको टाइम कम लगेगा उतना ही रिवाइज करने में। और ये सच है।
तो उसमें जब ऐसा होता है ना कि बार बार रिवाइज करने से आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बिना पढ़े, आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत रिड्यूस होता हाँ, जाता है। फिर वो चलता रहता है। जैसे इम्यूनोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं कि फर्स्ट इन्फेक्शन और सेकेंड इन्फेक्शन में कितना टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस, वही गैप फेज जो होता है, ठीक है, तो सेम वही। तो रिवीजन आपको लगातार करते जाना है। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली, डेली हम अपने बताएं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस 15 से 20 क्वेश्चन डेली लगा। रीड करना है रोज, तो ये तो एक डेली का रूटीन होना चाहिए कि आप 10 से 15 क्वेश्चन भले मिनिमम। आप मान लीजिए पढ़ना मिस कर दिए, रिवीजन मिस कर दिए, लेकिन क्वेश्चन लगाना मिस ना करें, क्वेश्चन डेली लगा। क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। रीड करने से जब भी आप CSIR जैसे एग्जाम में जाते हैं, यदि आप किसी भी टॉपिक की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रीड करते हैं, तो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा हो जाता है कि वो टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और मेंटली आप थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड है, आपको ये अंदाजा है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है। तो चलिए, इस पर बात हो गई है। Yes. अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर। तो मेरा क्वेश्चन ये था, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कि जब आपको मैंने पहली बार देखा था तो आप काफी हेल्दी थे, और जैसा मुझे अंदाजा था कि 107 7 kg। तो ये जो वजन आपने पिछले कुछ समय में रिड्यूस कर लिया, ये कैसे रिड्यूस हो गया? ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दिया, खाना पीना नहीं हो पाया, उस वजह से रिड्यूस हो गया, या इसका कोई और भी कारण था? नहीं सर, खाना पीना तो वैसे शौक रहा है, क्योंकि हमारे घर में सब ऐसे ही है, जेनेटिक है। वो तो तुमको देख के ही पता चलता है कि Yes, sir. खाने पीने का शौक ही नहीं रहा है, एक्सट्रीम लेवल का शौक। एक्सट्रीम लेवल का शौक रहा। तो लेकिन हाँ, यह है कि पढ़ाई का जब स्ट्रेस आया, मतलब कि CSIR करना ही है, तो इससे यह है कि खाने में कटौती करनी पड़ी। और यह है कि एक कहानी है सर, स्टोरी क्या बोलूं मैं, सच है, ये शायद आपको नहीं पता, और मैं इस मंच के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। हाँ। एक बार क्या हुआ था, मैं आपके कोचिंग में बैठा था, आपने एक क्लास के बाद ब्रेक दिया था। ब्रेक के बाद हम लोग सब दोस्त लोग बाहर खड़े थे, तो कुछ लोग मिलने आए थे आपसे। उनको लगा कि मैं ही हूँ, तो सर उनको लगा आप ही उनको सर? लगा कि सर मैं ही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरली उस हिसाब से था कि लगता था कि सर यही है। उन्होंने पैर छुआ, मुझे लगा पता नहीं कौन, मैंने भी आशीर्वाद तो दे दिया। फिर बातचीत हुई तो तब पता चला कि आपसे बात करनी है उनको। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसा सर ये नहीं, सर अंदर है। तो उसको ऐसा एम्बेरसिंग फील हुआ। फिर हमको भी लगा कि अरे यार, तो ऐसा करा क्यों? फिर हमने रियलाइज किया नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, इसलिए मेरा फंक्शन भी वही समझ लिया वो टीचरों वाला, इसलिए कर दिया हो। हाँ, तो कई फिर बार एक बार मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट था, और वो भी था, वो बैठा हुआ था, और मैं फ़ोन पर बाहर बात कर रहा था, तो उसको लगा कि ये टीचर हैं, तो काफ़ी देर, तो ये बात मतलब ये तुम्हारे साथ घटना हुई, ये तो ये तो तुम्हारा उसके बाद ट्रिगर से पॉइंट रहा। यस सर, उसके बाद हमने सोचा कि हमको अपना थोड़ा सा तो रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, ताकि कम से कम एक डिफरेंस तो लगे कि आप सर हैं, हम आपके स्टूडेंट हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा है कि आपने मतलब इस सिलेक्शन के साथ साथ अपने वेट को भी कंट्रोल किया है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि फिट रहना सभी की जिम्मेदारी है, Yes, sir. और एक लिमिटेड वेट तो एक एज के साथ होना होना ही चाहिए। चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आप इस उत्तर प्रदेश की धरती से बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे मुझे पता है कि जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनका अपना एक अलग पोटेंशियल लेवल है। Yes, sir. मेरे पास कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं, जब भी मेरी उनसे बात होती है, तो मैं मतलब उस जोश को महसूस करता हूँ। तो और तुम क्योंकि ऑफलाइन रहे हो, तो मैंने तुम्हें देखा हुआ है, क्या संदेश है उनके लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे भाई बहन जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो आएँ और CSIR की तैयारी करें। और ये बहुत अच्छा है, एक मतलब जैसे होता है ना कि सब लोग कहते हैं कि बिहार से ज़्यादा IAS PCS और ये सब निकलते हैं, ये सच है, क्योंकि वहाँ के बच्चों में पोटेंशियल है। और ये सच है, मेरे भी जितने भी दोस्त हैं सब कहीं ना कहीं ऐसे ही, कितने यूपीएससी निकाले हैं, कितने UPSC निकाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये है कि ये हमारा जो है, जो CSIR हम लोग निकालते हैं, तो इस स्ट्रीम में भी उस पोटेंशियल का यूज़ हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो कर सकते हैं। तो हम तो यह कहब कि आप लोग जितना भी बानी लोग आएँ और CSIR ज्वाइन करें, और सर के आशीर्वाद लें, पढ़ें,
और CSIR क्रैक करी और आगे बढ़ी, अपन अपन प्रदेश के नाम ऊंचा करी। मैं बहुत कुछ बोल दिया है। मैं सच कहूँ तो बिहारी में मतलब ये जो भोजपुरी है उस मेरा टच बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बहुत बढ़िया है। और मैं इसी के साथ मेरा ऐसा मानना है कि आप आगे फ्यूचर में जो भी आप कदम बढ़ाएंगे उसमें आप सक्सेस होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। Yes, और आप अपना thank you, अपनी sir. फैमिली का और सभी टीचर्स का सभी का नाम जो है आप रोशन करेंगे। फिर कभी फ्यूचर में यदि ऑप्शन मिलता है, कोई संयोग रहा तो हम लोग फिर बात करेंगे। Yes, धन्यवाद। thank you, sir.